અડધો ગુજરાતી છું એટલે હેમંત શાહ પર પિક્ચર બનાવ્યું. अरे बहुत एंजॉय किया, बहुत. और इलियाना ये कंप्लेन करती है कि उसको गोल स्पॉट नहीं मिला. निकिता को जितना वो चाहती थी उतना गोल स्पॉट मिला, उसने पिया नहीं. लेकिन फिर हमें एहसास हुआ कि इसकी पैदाइश तब हुई थी कि जब गोल स्पॉट था ही नहीं, तो ये कोक में बड़ी हुई है. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू TV9. इस वक्त मेरे साथ मौजूद है द बिग बुल की स्टार कास्ट अभिषेक बच्चन, इलियाना डिक्रूज, निकिता दत्ता एंड डायरेक्टर कुकी गुलाटी. आप सबका स्वागत है TV9 में. थैंक यू. थैंक्स. अभिषेक, सबसे पहला सवाल आपसे, फिल्म का ट्रेलर देख के कितनी संतुष्टि हुई आपको? बहुत संतुष्टि हुई. जब भी आपका काम सराहा जाए अच्छा तो लगेगा ही. नर्व्स तो हमेशा रहेंगे, क्योंकि जब हमारा ट्रेलर पहली बार निकला है तो पहली बार होता है जो आप अपना काम जो है दिखाने जा रहे हैं विश्व भर को. तो अच्छा लगा क्योंकि जो रिस्पॉन्सेज हमें मिले हैं बहुत ही अच्छे हैं, सपोर्टिंग हैं. और बस अभी देखना ये है कि 8 तारीख को जब पिक्चर रिलीज होगी डिज्नी हॉटस्टार पे, तो लोगों को पिक्चर भी अच्छी लगे या नहीं. एक दिलचस्प बात अभी जो सामने आई है उसमें ये कहा जा रहा है कि आपने इसका ऑडिशन नहीं दिया था. अगर ऑडिशन देते तो कुकी गुलाटी आपको रिप्लेस कर देते. कितनी सच है ये बात? मेरा मानना है कि सच है, इसलिए तो मैंने बोला है. लेकिन वो आप कुकी से पूछिए अगर वो मुझे रिप्लेस करते या नहीं. ये आपका क्या रिएक्शन है इस पे कुकी जी? नहीं, इससे जो इन्होंने प्ले किया है कैरेक्टर को, आई थिंक जो लेवल पे ले गए हैं अभिषेक, इसका तो मींस रियली एज जेन्युइनली बोलूं तो इसका कोई तुलना नहीं है. तो ऑडिशन रिप्लेस करना तो बस मैं वही होता था कि बस ये मेरी पिक्चर कर ले, मैं कौन होता हूँ. जी अभिषेक, आपका जो इसमें कैरेक्टर है इसकी तुलना आप ही की फिल्म गुरु के कैरेक्टर से की जा रही है. किस तरह से आप देखते हैं इस कंपैरिजन को, क्योंकि गुरु आपके करियर का माइलस्टोन माना जा रहा है और इसमें जो कंपैरिजन हो रहा है, आपके हिसाब से कोई भी सिमिलैरिटी है इन दोनों कैरेक्टर्स के बीच में? जी नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई सिमिलैरिटीज है. और तुलना करना, कंपैरिजंस करना, उस पे मैं ज्यादा ध्यान नहीं देता हूँ. अगर ध्यान दूं तो फिर मैं अपना काम नहीं कर पाऊंगा. और मेरा काम है एक्टिंग करना, तो मैं एक्टिंग पे ध्यान दूंगा. जो कंपैरिजंस करने वो हमारे दर्शक आप लोग करें. तो उससे कंपैरिजंस पे ध्यान देने से मेरा कुछ होने वाला है नहीं. तो आई रादर कॉन्सेंट्रेट और वो सब जो एनर्जीज हैं वो अपने काम में लगा. इलियाना, पहली बार आप किसी फिल्म में एक पत्रकार की भूमिका में नजर आएंगी. कैसा रहा आपका अनुभव और कितना चैलेंजिंग रहा आपके लिए किरदार? बहुत ही अच्छा रहा होल एक्सपीरियंस. मुझे पता था कि इट वुड बी अ लिटिल बिट चैलेंजिंग फॉर श्योर, बट इतना चैलेंजिंग होगा आई हैड ऑनेस्टली नो आइडिया. तो आई फील कि every day in a way was like a test for me, and I had to prove myself. But playing a journalist, or wo bhi, you know, a financial journalist, where I don't know anything about the financial world, काफी challenging raha. And I think the best part for me that made my work thoda easier, if I may say so, is the writing. That was extremely solid. तो मुझे कुछ होमवर्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ा, and I didn't really need to do any research of any sort. And of course Cookie was a massive support on set, so he was there guiding me throughout. निकिता, आपका कैसे एक्सपीरियंस रहा अभिषेक के साथ, इलियाना, कुकी सबके साथ? जी बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है. ऑफ कोर्स मेरे लिए पहली बार है जब मैं इन सब के साथ काम कर रही हूँ. तो आई थिंक ओवरऑल, अपार्ट फ्रॉम व्हाटएवर वी हैव डन विद द कैरेक्टर एंड व्हाटएवर वी हैव डन विद द स्क्रिप्ट, एक बहुत हंसी खुशी का माहौल रहा है सेट पर. तो हमेशा जब शूटिंग खत्म होके घर आते थे तो बहुत खुश आते हैं, क्योंकि हमेशा मजा आया है काम करके. इवन इन बिटवीन जब शॉट्स नहीं हो रहे होते हैं तो सबके साथ बात करके जानकर बहुत अच्छा लगा. जी
कुकी जी, इस फिल्म का जो सब्जेक्ट है इसका कंपैरिजन दूसरी वेब सीरीज से किया जा रहा है, स्कैम 1992। इस फिल्म का एटीट्यूड या इसका अप्रोच उसकी बात करें तो किस तरह से अलग है स्कैम से? आपने आपके सवाल में ही जवाब है। ये फिल्म है, वो वेब सीरीज है। तो जो फिल्म का ही अप्रोच होता है वही अलग, ऑलरेडी सेट्स इट अपार्ट। तो आई थिंक आपके सवाल में ही जवाब है। अभिषेक, आपका कंपैरिजन प्रतीक गांधी के साथ भी किया जा रहा है, आप किस तरह से लेते हैं इसे? अरे जवाब तो दे दिया मैंने आपको। मैं प्रतीक कंपैरिजंस गांधी पे ध्यान नहीं देता हूँ। आप मुझे अमिताभ बच्चन से कंपेयर करें या प्रतीक गांधी से कंपेयर करें, मेरा उसके बारे में सोचने से क्या होने वाला है? मुझे अपना काम करना पड़ेगा। मैंने स्कैम 1992 देखी है। प्रतीक का काम बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा। और सिर्फ प्रतीक का ही नहीं, जितने सारे एक्टर्स थे, भले उनके पास एक ही डायलॉग हो, सब ने बहुत ही अच्छा काम किया है। डायरेक्शन, राइटिंग, ऑल द टेक्नीशियंस, बहुत ही अच्छी शो बनाई उन्होंने। और मैं बस यही चाहूंगा कि जो हम सोचते हैं स्कैम 1992 के बारे में, स्कैम 1992 के क्रू और कास्ट भी हमारी फिल्म के बारे में ऐसे ही सोचें। हमने जो कुछ भी किया है हम अपने हिसाब से किया है। और मैं बधाई देना चाहूंगा प्रतीक को। इतना अच्छा काम किया उन्होंने, बधाई दूंगा आगे आने वाली काम के लिए कि वो इतना अच्छा काम करते रहें। और हम सिर्फ अभी वो थिएटर में ज्यादा ध्यान देते हैं, हाल ही में धीरे धीरे फिल्मों में भी आ रहे हैं, सिर्फ गुजराती सिनेमा में भी नहीं लेकिन हिंदी फिल्मों में भी। और स्वागत है उनका खुलेआम से। और यही चाहूंगा कि वो ढेर सारा काम करें और एक लक्ष्य जैसे बन गए हमारे लिए। और वो अपने काम से, अपने स्वभाव से हम सबको मनोरंजित करें। जब एक रियल लाइफ कैरेक्टर पर कोई फिल्म बनती है तो वो किरदार जब आप निभाते हैं फिल्मी पर्दे पर, तो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी बढ़ जाती है आपके लिए, क्योंकि इस फिल्म में भी वैसा ही है? नहीं, इस फिल्म में ऐसा नहीं है मैम। इस फिल्म में हमने एक ड्रामेटाइज टेलिंग ऑफ द स्टोरी की है। इसलिए अगर आप प्रोमो भी देखें, हमने कहा है कि बेस्ड ऑन ट्रू लाइफ इंसिडेंट्स। हमने ये कहीं नहीं कहा है कि ये एक ऐसे प्राणी पे पिक्चर बनाई है हम लोगों ने। और ये कॉन्शियस डिसीजन था क्योंकि हम चाहते थे कि हम एक फिक्शनलाइज्ड ड्रामेटाइज स्टोरी सुनाएं और दिखाएं अपने दर्शकों को। हाँ जी, आप बिल्कुल सही है जब आप बोलते हैं कि मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी रहती है। जब आप एक बायोपिक कर रहे हैं तब मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत हो जाती है, क्योंकि आप जो इतिहास में रचा गया है वो आप बदल नहीं सकते हैं। अपने स्टोरी टेलिंग के लिए आप उसे बदल नहीं सकते हैं और ना ही बदलना चाहिए। इसीलिए जब आप किसी कहानी से प्रेरित होके एक फिल्म बनाएं तो फिर इतनी जरूरी बात नहीं है कि आप बहुत ही जो कुछ भी उनकी जीवन में, निजी जीवन में हुआ है, आप वो बिल्कुल वैसे ही दिखाएं। जब आप एक कई ट्रू लाइफ इंसिडेंट्स पे बेस्ड किए गए हादसों पे पिक्चर बनाते हैं, देन यू कैन टेक दैट स्लाइट लिबर्टी। तो आप बिल्कुल सही है, जब एक बायोपिक बना रहे हैं आप, देन यू हैव टू बी वेरी करेक्ट, बट इफ यू आर नॉट देन यू आर फाइन। कुकी जी, खास करके इसमें जिस तरह से अभिषेक जी ने कहा बायोग्राफिकल एलिमेंट्स पर ध्यान देना जरूरी रहता है, इसके साथ खास करके इस फिल्म में ड्रामा के जो एलिमेंट्स रहे हैं या एंटरटेनमेंट के जो एलिमेंट्स रहे हैं वो किस तरह से अप्रोच किए गए हैं? मैं 2015 से इस पे काम कर रहा हूँ और तब से मुझे ये फिल्म ही बनानी थी। तो ऑब्वियसली इट वाज अ वेरी ड्रामेटाइज्ड एंड एंटरटेनिंग वर्जन ऑफ द स्टोरी। मेरा तो एज अ डायरेक्टर it's my job to actually make sure that I kind of entertain the audience and tell a story in which they get entertained. So yeah, I think that was very clear from day one. ગુજરાતીમાં તમને એક પ્રશ્ન પૂછવા માંગુ છું. તમે એક વખત સ્ટોક માર્કેટમાં તમારી લાઈફમાં એવો ફેઝ હતો, તમે સ્ટોક માર્કેટમાં કામ કરી ચૂક્યા છો અને આજે લગભગ 30-31 વર્ષ બાદ તમે સ્ટોક માર્કેટ પર એક ફિલ્મ બનાવી રહ્યા છો. કેવી રહી તમારી આ જર્ની અત્યાર સુધીની?
મારે માટે તો એક બહુ ઇમોશનલ જર્ની રહી, કારણ કે એટલે મારા ફાધર અને મારી જે ફેમિલી હતી એન્ડ વોટ વી વેન્ટ થ્રુ, એના પર મેં બહુ એમાંથી ઇન્સ્પાયર થઈને મેં સીન્સ પણ લીધા છે મારા ફાધરની લાઈફ પર. અને જે મારા ફાધરે મને સ્કૂલમાંથી જેમ હું નીકળ્યો તો મને સ્ટોક માર્કેટમાં નાખી દીધો હતો કે ભાઈ એ વખતે તો ત્યાં જ પૈસા બનતા હતા એવું એક નોશન હતું. કારણ કે 1990 પૈસા બનાવવો હોય તો સ્ટોક માર્કેટમાં બનશે, તો એટલે મને ત્યાં જ મૂકી દીધો હતો. એ વખતે મને લાગ્યું આ મને ક્યાં, ઇટ વોઝ લાઈક અ જેલ કે મને ક્યાં મૂકી દીધો છે. અને મારા પપ્પા અને મારા બહુ ઝઘડા થતા હતા, પણ એઝ યુ સેડ 30 years later I got to make a movie on it. તો મારે માટે તો એક બહુ જ ઇમોશનલ જર્ની છે આ પિક્ચર અને આની સ્ટોરી. अभिषेक, सबसे पहले आपने इस फिल्म का प्रोमो मोबाइल में देखा, उस वक्त ऑलरेडी कोरोना वायरस का दौर शुरू हो चुका था, तो कैसा आपका रिएक्शन रहा? क्योंकि कुकी जी का रिएक्शन जो है वो थोड़ा शॉकिंग रहा, ये ऐसा हमने सुना है. नहीं, एक्चुअली नीरू जी, ये जो प्रोमो है कुकी ने मुझे बड़े पर्दे पे दिखाया था. हम लोग इस फिल्म की डबिंग कर रहे थे और उन्होंने मुझे प्रोमो बड़े पर्दे पे दिखाया था. तो मैं ये नहीं कह पाऊंगा कि पहली बार जब इसे देखा मैंने अपने मोबाइल पे देखा. मोबाइल पे किसी से बात करवाई थी आपने कुकी जी की? हाँ, वो देखने के बाद जब मैं घर गया था तो मैंने डैड को जो है ट्रेलर दिखाई थी और वो बहुत ही भावुक हो गए थे. और मैंने उनसे ये दरखास्त की थी कि आप मेरे निर्देशक जो हैं उनसे जरा बात करेंगे, वो आपके बहुत बड़े फैन हैं. और कुकी को पता नहीं था, मैंने उनको बीच रात को फोन किया तो उन्होंने फोन उठाया और मैंने बस डैड को फोन थमा दिया. और फिर उनकी गूंजती आवाज में उन्होंने कहा कि कुकी, दिस इज अमिताभ बच्चन. और फिर उसके बाद कुकी शायद सुन हो गए, क्योंकि कुछ 10 मिनट बाद जब डैड बोल के खत्म करके उन्होंने मुझे फोन थमा दिया, तो मैंने जब फोन उठा के बोला कि ठीक है सर, हेलो सर, हेलो, हाँ क्या हुआ? He had no idea. He said हुआ क्या है? He said अमिताभ बच्चन पे ही मैं ऑफ हो गया था उधर. तो उनको कुछ सुना नहीं दिया, तो मुझे उनको याद दिलाना पड़ा कि उन्होंने क्या क्या कहा है, क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा. उनको कुछ याद नहीं है. और कुछ 2 दिन तक वो मुझे बोलते रहे कि सर ऐसे कैसे कर दिया आपने, मुझे बताना चाहिए था पहले से, मैं प्रिपेयर हो गया था. मैंने कहा यार अभी हम लोग सब वो थोड़े इतने भावुक हो गए थे तो मैंने ऐसे तुरंत उनको फोन थमा दिया था. तो कुकी जी, आप कितनी देर तक वो सारी बातें रिकलेक्ट करते रहे? उनको आज तक याद नहीं है, उन्होंने सुना भी नहीं कि डैड ने क्या बोला उनसे. It was the highest point of my life. तो अभी उसके बारे में I don't even know how to react. मैं खड़ा हो गया था और मैं रूम में घूमने लगा. माय वाइफ इज आल्सो लुकिंग एंड सेइंग ये कर क्या रहा है बंदा. तो मुझे भी नहीं समझ आ रहा था. अच्छा, उसमें बीच में फोन कुछ व्हाट्सएप कॉल था, कुछ ड्रॉप भी हुआ, वापस भी आ गया. आई डोंट नो, एवरीथिंग हैपेंड in those 5 minutes. There are so many things so many emotions, so many things that happened in that 5 minutes. I'm still trying to figure out exactly what happened. So yeah, it was I think one of the biggest moments of my life. तो ये जब पैंडेमिक शुरू हुआ उस वक्त फिल्म की शूटिंग खत्म हो चुकी थी कि चल रही थी उस वक्त? कुकी जी, पिक्चर खत्म हो गई थी 2019 में. लेकिन एक बार जब पैंडेमिक शुरू हुआ तो अजय जो हमारे निर्माता हैं उन्होंने ये तय किया कि इसे थिएटर में नहीं डायरेक्ट ओटीटी पे ले आएंगे, क्योंकि उस वक्त जब ये निर्णय लिया था उन्होंने कोई कुछ जानता नहीं था कि ये पैंडेमिक कब खत्म होने वाला है, लॉकडाउन कब खुलेगा, अगर खुलेगा तो थिएटर कब खुलेंगे तो किस कैपेसिटी में खुलेंगे, और उसके बाद अंत में क्या हमारे दर्शक वापस सिनेमा घर में लौटना चाहेंगे या नहीं. तो उस वक्त ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा था. तो अजय ने ये निर्णय लिया कि क्यों ना इसे डायरेक्ट ओटीटी पे ले आए, क्योंकि उस हिसाब से कम लोग फिल्म देख पाएंगे. तो सब लोग इस बात से सहमत थे. तो करीबन 1 साल पहले ये निर्णय लिया गया था कि हम इसे डिज्नी हॉटस्टार प्लस पे ले आएंगे डायरेक्टली.
और पिक्चर खत्म हो गई थी, लेकिन क्योंकि हम इसे सिनेमा घर में नहीं अभी डिजिटल स्ट्रीमिंग साइट पे लाने वाले थे, कुकी ने कुछ एक दो चेंजेस किए थे स्क्रिप्ट में, स्क्रीन प्ले में, तो उसके लिए हमें कुछ हफ्ता 10 दिन शूट करना पड़ा, पैच वर्क जो हम बोलते हैं। लेकिन उसके लिए भी इन्हें ठहरना पड़ा, क्योंकि जब तक इन्होंने ये तय किया कि क्या क्या शूट करना, मैं बीमार पड़ गया, मुझे कोविड हो गया था। तो जब तक मैं ठीक हो गया, सितंबर में शायद हम लोग ने ये हफ्ता 10 दिन का शूटिंग खत्म करके फिर फिल्म तैयार हो गई थी। जी, तो काफी चैलेंजिंग रहा होगा ये पूरा समय। आई थिंक पूरी दुनिया में ये समय कुछ इतना, यू कैन से इट वाज वर्ल्ड फिनोमेनन। तो हम लोग सब, वी आर ऑल पार्ट ऑफ इट, वी आर ऑल लिविंग इट डे बाय डे। तो क्या हुआ था इसमें कि आज एक पर्सनल इशू या प्रॉब्लम या थॉट इतनी छोटी हो गई है, व्हेन यू थिंक ऑफ द लार्जर थिंग्स दैट आर गोइंग ऑन, कि वो बात पर्सपेक्टिव में रखना बहुत जरूरी है कि दुनिया में क्या हो रहा है। आई थिंक कि हम आज सारे बहुत अवेयर हो चुके हैं कि एक कभी मैं आई डोंट थिंक एनीबडी ने सोचा था कि दुनिया बंद हो जाएगी, एक 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 पॉइंट ऐसा आएगा। सो आई थिंक दैट इतनी बड़ी बड़ी चीजें हुई है हमारे लाइफ टाइम में। तो दीज आर जस्ट, वी हैव टू जस्ट थैंक गॉड कि हमको एक अभी भी काम करने का मौका मिल रहा है, हम अभी भी काम कर पा रहे हैं, अभी भी चीजें चल रही हैं, और हम हमारी जो इतनी मेहनत करके ये जो फिल्म बनाई है हम सब ने, वो दर्शक देख पाएंगे एट सच अ लार्ज स्केल। आज एक ओटीटी, एक टेक्नोलॉजी आ गई है जो हमें इस बात को सपोर्ट कर पा रही है। So I think that somewhere down the line, we can, at least for me, I can only be thankful that my film will be seen by such a huge audience on this big platform that we have today, called the OTT and Hotstar especially. जी, जी आप इसके पहले स्टॉक मार्केट के साथ जुड़े रह चुके हैं, इसलिए आपसे ये सवाल खास मैं पूछ रही हूँ। पैंडेमिक में लास्ट 1 साल में देखा जाए तो हमारे शेयर मार्केट ने एक नया माइलस्टोन अचीव किया है, 50,000 का मार्क, जो एक इतिहास बन गया है। ऐसे में आप किस तरह से देखते हैं? बहुत ही क्रूशियल समय चल रहा था, हर किसी की लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव आ रहे थे, लेकिन अब हमारे स्टॉक मार्केट ने एक नया माइलस्टोन अचीव किया। इस चीज को आप किस तरह से देखते हैं? 88 में मेरा एक दोस्त हुआ करता था, लक्षित सांगवी, जिसने एक्चुअली स्टॉक मार्केट ज्वाइन किया था और आज एक बहुत बड़ा ब्रोकर है। उसने मुझे 89 में कहा था कि, और उस वक्त स्टॉक मार्केट 3000 पॉइंट्स 2000 पॉइंट्स पे हो रहा था, और ऊपर गया था, तब डबल हुआ था 4000 पॉइंट पे। और तब उसने मुझे बोला था कि स्टॉक मार्केट 30,000 पॉइंट जाएगा, एंड वी कुडंट बिलीव इट। तो एज आई सेड कि आज भी हम लोग एक ऐसे सिचुएशन से गुजरे हैं जो आई डोंट थिंक एनीबडी कैन बिलीव दैट दिस हैपेंड। आप जब रिफ्लेक्ट भी करोगे इस चीज पे कि एक पैंडेमिक ऐसा हुआ जहाँ पे दुनिया बंद हुई, वहां पे एक रे ऑफ होप was the stock market, because end of the day people wanted to do something with their money, they wanted to obviously find a different ways of earning money, और इसलिए यहाँ पे एक रिसर्जेंस हुआ जहाँ पे आज फिजिकली यू डोंट नीड टू बी देयर। जब हमने ये पिक्चर जिस एरा में सेट की है, वहां पे लोग रिंग में जाके डील करते थे, जो आज थैंकफुली ये सिचुएशन नहीं है। इसलिए आई फील दैट द स्टॉक मार्केट हैज बीन एबल टू पुल थ्रू दिस विद सच फ्लाइंग कलर्स। So technology somewhere has obviously helped us move through these times. So I think that it was a great time. It's still a very good time for the stock market. बिल्कुल। अभिषेक, क्या आपने जब ये बात सुनी, स्टॉक मार्केट 50,000 मार्क क्रॉस कर गया है, आपकी कैसे रिएक्शंस थे? आपने कैसे रिएक्ट किया इस अचीवमेंट पर? देखिए, तो बहुत ही ऐतिहासिक चीज है कि 50,000 पॉइंट्स कोई भी स्टॉक मार्केट क्रॉस करे। मैं थोड़ी बहुत स्टॉक्स में दिलचस्पी रखता हूं, तो अगर आप देखें, फार्मा ऑब्वियसली बहुत बड़ी है लॉकडाउन के वक्त में, पावर कंपनीज एक्सेट्रा। तो शायद
देखिए मैं ज्यादा जानकारी रखता नहीं हूँ स्टॉक मार्केट पे, और ये ना ही कह सकता कि मैं कोई पंडित हूँ, लेकिन मेरा मानना है कि कुछ गिने चुने स्टॉक्स हैं जो अपने पूरी इकोनॉमी को बूस्ट कर रहे हैं, और बहुत ही जरूरी है कि बाकी सब जो मीडियम टू स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइजेस हैं उन्हें भी ये मौका मिले कि अपना जो स्टॉक है वो तंदुरुस्त बनाए। लेकिन जैसे कि आपने कहा स्टॉक मार्केट, जैसे कुकी कह रहे थे, उन्होंने मुझे ये कहानी बताई थी कि सन 1990 में उनके मित्र ने ये कहा था कि 2000-4000 से शायद 30,000 तक जा सकता है, और किसी ने बात मानी नहीं थी। अभी हम लोग 50,000 तक पहुंच गए हैं, ये तो बहुत ही ऐतिहासिक चीज है। तो इस फिल्म के लिए क्या आपको स्टॉक मार्केट में कुछ स्पेसिफिक चीजें सीखनी पड़ी या जाननी पड़ी, ऐसा कुछ? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि अगर आप देखें जब आप फिल्म देखेंगे तो इलियाना का कैरेक्टर क्यों ना हो, या निकिता का, या सोहम का, या मेरा, हालांकि बैकड्रॉप जो है फाइनेंशियल मार्केट्स पे है, और कहानी एक स्टॉक ब्रोकर की है, एक जर्नलिस्ट की है, एक बीवी की है, एक परिवार का है, लेकिन कहानी जो है एक इमोशनल कहानी है। तो जब आपका फोकस वो है, अगर हम सिर्फ स्टॉक मार्केट पे एक पिक्चर बनाते, मुझे लगता है हमारे दर्शक जो है बहुत ही जल्द बोर हो जाते हैं, क्योंकि इतनी टेक्निकलिटी उन्हें समझाना वो बहुत ही कठिन काम होगा। तो कहानी को एक इमोशनल ग्राफ देना बहुत जरूरी है, और इसीलिए हमने ध्यान उस पे दिया है। हालांकि जैसे मैंने कहा, बैकड्रॉप जो है, माहौल जो है, लेट 80s अर्ली 90s के फाइनेंशियल एक्सचेंज इकोनॉमी की है, तो थोड़ी बहुत जो जानकारी मेरे पास ऑलरेडी थी हमने उसको इस्तेमाल की है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं थी। जी अभिषेक, शूटिंग के दौरान गोल्ड स्पॉट आपने कितना एंजॉय किया? अरे बहुत एंजॉय किया, बहुत। और इलियाना ये कंप्लेन कर रही है कि उसको गोल्ड स्पॉट नहीं मिला। निकिता को जितना वो चाहती थी उतना गोल्ड स्पॉट मिला, उसने पिया नहीं। लेकिन फिर हमें एहसास हुआ कि इसकी पैदाइश तब हुई थी कि जब गोल्ड स्पॉट था ही नहीं, तो ये कोक से में बड़ी हुई है। तो मेरा अगला सवाल इलियाना से था इसे लेकर। जो भी 70s या अर्ली 90s में बच्चा रह चुका है, उनके लिए गोल्ड स्पॉट से ज्यादा बड़ी चीज कुछ थी नहीं। और इतनी खुशी हुई मुझे, हमने गाना शूट कर रहे थे, और उसमें एक सीन है कि हम पानी पूरी चाट मसाला खाने जाते हैं दिल्ली के कनॉट प्लेस में, और वहां बैठ के सन्नी कुकी आके बोलेगी भैया आप ये पीजिए, और गोल्ड स्पॉट देख के मेरे आंख जो फट गए, क्योंकि बचपन में मैं तो बहुत गोल्ड स्पॉट पीता था और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और ये निकिता पता नहीं क्यों नहीं पीती थी, वो जो अपने फिटनेस में लगी हुई है, उसको she doesn't know what she's missing। क्या निकिता आपने बिल्कुल ट्राई नहीं किया? जी नहीं, ट्राई तो करना पड़ा बिकॉज शॉर्ट में पीना था, लेकिन झूठ मत बोलो, थूक देती थी तुम बाद में। नहीं, you forced so many things inside if you remember। So नहीं वो इनफैक्ट एक आई थिंक एक जो पानी पूरी खाने का सीन है उसमें जबरदस्ती कट लेट बोला गया था ताकि मैं पूरी की पूरी खा लूं एंड उसको स्पिट आउट नहीं कर पाऊं। वो करती क्या थी नीरू जी, मैं आपको बताऊं। निकिता बहुत ही फिटनेस कॉन्शियस है, वो जो कुछ भी खाती है नाप तोल के खाती है, ठीक है। तो एक पानी पूरी खाने का शॉट था, तो वो शॉट जैसे वो मुंह में डालती थी, शॉट कट था। कट होते ही हमारे पास एक ऐसे मग होता है जो अगर हम खाना नहीं चाहते तो उसको वहां थूक देते हैं, तो हर शॉट के बाद ये थूक रही थी। तो मैंने कुकी को जाके बोला कि इस बार कट मत करो क्योंकि उसको फिर खाना पड़ेगा। तो फिर वो एक ही बार खाना पड़ा, एक ही बार। That also includes a piece of cake। नहीं, काफी सीन्स में ऐसा हुआ है। इनफैक्ट एक और सीन है जिसमें ये केक डाल रहे हैं मेरे मुंह के अंदर, वो भी पूरा केक मुझे मजबूरी खाना पड़ा था क्योंकि एकदम इसी तरह कट नहीं बोला गया था। केक खाना मजबूरी नहीं है। सीरियसली निकिता के लिए मजबूरी है, तो इसके बाद आपने कितना वर्कआउट किया निकिता? वर्कआउट तो पता नहीं, लेकिन भागना बहुत पड़ा उसके बाद टू बर्न इट ऑल। राइट। तो आपने गोल्ड स्पॉट के लिए कितने रीटेक्स करवाए? जी गोल्ड स्पॉट के लिए आई थिंक ज्यादा रीटेक्स तब हुए होंगे क्योंकि काफी सारे खत्म हो गए थे, बट जी आई थिंक रीटेक ज्यादा खाने के शॉट्स में हुए हैं गोल्ड स्पॉट से ज्यादा। We had very limited stock and Abhishek kept drinking it.
तो मैं एक पॉइंट पे हम लोग वर्ड हो गए कि भाई ये कुकी बहुत ही जल्द समझ गए थे कि मैं रीटेक इसलिए मांग रहा हूँ क्योंकि मुझे गोस्ट और पीनी थी, और उन्होंने कहा कि भैया देखिए स्टॉक बस इतना ही है हमारे पास, तो अभी और मत ये एक आखिरी सवाल मेरा सब लोगों से है। इलियाना, सबसे पहले आपसे, ये फिल्म OTT पर रिलीज हो रही है, इस बात का आपको दुख है कि थिएट्रिकल रिलीज नहीं हो रही है इस फिल्म की? बिल्कुल नहीं, आई थिंक खुशी है, बिकॉज यू नो जो सिचुएशन है अभी, जैसे कि अभिषेक ने कहा ऑलरेडी, it's very difficult, and you can't expect people to go out and watch a film in the theater because safety is of utmost importance right now. So honestly, खुशी बहुत है because you can sit at home आराम से in the comfort of your house and watch the film, and I think people will really enjoy it. So I'm very, very pleased that this is my first OTT film to come out. वाओ, फर्स्ट। निकिता, आपका क्या कहना है इस पर? जी बिल्कुल, आई थिंक एंड सबसे ज्यादा जरूरी बात ये है कि ऑडियंस को हमारा काम देखना चाहिए, हम उसी के लिए काम करते हैं। तो अब वो फिल्म जाके थिएटर में देखें या घर पे बैठ के देखें, आई थिंक अभी उससे फर्क नहीं पड़ता है। आई थिंक वी शुड ऑल बी वेरी हैप्पी कि फाइनली ये फिल्म रिलीज हो रही है एंड पीपल विल गेट टू सी द फिल्म। अभिषेक, आपको बिल्कुल भी मलाल है कि बड़े पर्दे पर रिलीज नहीं हो नहीं, रही मैं है? बिल्कुल सहमत हूँ। अंत में हम यही चाहते हैं कि हमारे दर्शक जो है हमारा काम देखें और फिल्म का लुत्फ उठाएं। हाँ जी, ये पिक्चर बनाई गई थी बड़े पर्दे के लिए। इन आइडियल सिचुएशन में हम यही चाहेंगे कि वो सिनेमा घर में जाके इस फिल्म को देखें, लेकिन हालात कुछ ऐसे हैं तो हमारे दर्शक सुरक्षित रहें, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। कि ये सिचुएशन ही ऐसी है कि इट्स नथिंग पर्सनल, ये एक वर्ल्ड सिचुएशन में है, और मैं खुश हूं कि ये पिक्चर रिलीज हो रही है और एक बड़े प्लेटफॉर्म पे ही रिलीज हो रही है। ऑफ कोर्स पर्सनली अगर आप बोलो तो डेफिनेटली एक पर्सनल था। मैंने तो ये सोचा था बड़े पर्दे की पिक्चर है, मैंने लिखी है बड़े पर्दे, मैंने शूट किया है बड़े पर्दे के लिए, और अगर लोग थिएटर में जाके इमर्स होके एक एक्सपीरियंस अगर उनको मिलता तो आई एम श्योर दे वुड हैव रियली एंजॉयड इट। बट ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। आई थिंक दैट कंसिडरिंग के जो सिचुएशन में हम हैं उसमें वी आर, आई थिंक आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी दैट वी आर गेटिंग अ चांस being backed by Ajay Devgan and Anand Pandit, being put on means on a platform like Hotstar, और जो हमको एंड ऑफ द डे एज अ डायरेक्टर मैं चाहता हूँ कि जितने लोग देख पाए मेरी पिक्चर उसमें मुझे ज्यादा खुशी मिलेगी। तो ऐसे प्लेटफॉर्म पे आई एम श्योर दैट वी विल अचीव दैट। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कुकी, अभिषेक, निकिता और इलियाना, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए TV9 पर। थैंक यू। Thank you. थैंक यू। थैंक यू।